हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है शिक्षक संकल्प यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है जीन पियाजे और इनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये है जीन पियाजे, जिनकी तस्वीर आपको दिख रही होगी, और इन्हीं के बारे में एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि जीन पियाजे जो है, किसी भी टेट एग्जाम जिसमें सीडीपी पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो या कोई अन्य किसी स्टेट का टेट हो, जैसे कि यूपी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट या राजस्थान की रीट, तो हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट ही रहते हैं जीन पियाजे। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाम ही ध्यान रखना है, जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है ये एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। यह एक जूलॉजिस्ट थे और ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। कहां से? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, जूलॉजिस्ट हैं। ये दो बातें कई बार पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक है, तो स्विस वैज्ञानिक बोलते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों को जो है स्विस लोग कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं, उसी तरीके से। तो जूलॉजिस्ट थे और स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? एक तो आपको नाम भी ध्यान रखना है। तो इनकी थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इनके इंटेलिजेंस को लेके व्यू क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात तो इन्होंने कहा कि एडाप्टेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। बहुत इसेंशियल है एडाप्टेशन सर्वाइवल के लिए। एडाप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। आप देखते रहिएगा हिंदी क्या है। ठीक है, तो एडाप्टेशन बहुत एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? देखिए, आप जब भी किसी एक नए वातावरण में जाते हैं तो उसमें आपको ढलना पड़ता है, और सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और आप किसी गर्म प्रदेश में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप गर्मी के कपड़े लेके जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपको वो वातावरण जो है, जो वो सराउंडिंग्स है, उसको आपको एडाप्ट करना पड़ता है। तो ये एक तरीके का फिजिकल एडाप्टेशन हो गया। उसी तरीके से वो मेंटल एडाप्टेशन के बारे में भी कहते हैं कि एडाप्टेशन जो है वो नेसेसरी है, इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। एक बात तो ये कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होता है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट के। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग जो है ये वाला टर्म जो है रिलेट कर लेते हैं कि ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। नहीं, ये जीन पियाजे ने भी कहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप होता है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट से। जब वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो उन्होंने सोशल इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। कहां पे? सोशल इन्वायरमेंट पे। ये वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो है अपने जीन पियाजे, इन्होंने इन्वायरमेंट पे इंटरेक्शन, लगातार इंटरेक्शन की बात की है, जिससे ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप होता है। सही। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, लाइक लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने बच्चों के बारे में ये टर्म कहा है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक किन्होंने कहा है? तो जीन पियाजे ने ही कहा है। हाँ, इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये तीनों टर्म आपको ध्यान रखने। सबसे पहले एडाप्टेशन नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए। हाँ, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट नेसेसरी है इंटेलिजेंस, और मतलब इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए। और बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है इन्होंने। क्यों? क्योंकि बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ना कि पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, ये बातें हो गई। आगे बात करते हैं। इन्होंने 3 बेसिक कंपोनेंट बताए। इसको टर्म में डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं। तो इनके कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। एक टर्म इन्होंने दिया स्कीमास। स्कीमास होता क्या है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं कि स्कीमास होता क्या है। हिंदी में स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का सिंपल सी मीनिंग है बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज। बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज क्या है स्कीमा? मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए, जब भी कोई टर्म या कोई वर्ड आता है, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड आता है, उसके बारे में आपके माइंड में एक एक बायोडेटा, एक इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। जैसे अगर हमने कहा गधा, हाँ जी, अगर हमने गधा कहा तो माइंड में एक इमेज बनी हुई है ना।
गधे, एक तो गधा जानवर की एक इमेज बनी हुई है, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट बदल के किसी आदमी को कहते हैं कि अरे वो गधा है, तो हमारे माइंड को पता है, हमारे पास स्कीमाज है कि गधा कहने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि गधा कहने का मतलब है कि वो बड़ा बेवकूफ सा होगा, बिना सोचे समझे काम करेगा। हाँ, मैं इन बातों को सही नहीं ठहरा रहा कि ये कहना सही है, पर स्कीमा तो बना हुआ है हमारे आपके सबके मन में। तो एक बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज या कह सकते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में पहले से बना हुआ है, यही है स्कीमाज। क्वेश्चन यहां से आते हैं, आपको ये टर्म ध्यान रखना है, स्कीमाज। ठीक है, हिंदी में स्कीमा कहते हैं इसको। फिर आता है एडप्टेशन। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि एडप्टेशन है क्या। तो एडप्टेशन, अभी हमने पीछे भी बात किया कि एडप्टेशन का मतलब होता है कि कहीं पे खुद को एडजस्ट कर लेना। हाँ, वो एक तरीके का एडप्टेशन है। उसी तरीके से जब भी किसी नॉलेज को माइंड में एडजस्ट करना होता है तो एडप्टेशन कहलाता है। ठीक है, इसके दो प्रोसेस है। एडप्टेशन को जनरली दो प्रोसेस में बांटा गया है, एक है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन को समायोजन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है और एडप्टेशन क्या है, इन तीनों में एकदम ध्यान से डिफरेंस समझिएगा। एसिमिलेशन का मतलब है अपने स्कीमाज, ये जो स्कीमा है इसमें एक नया इंफॉर्मेशन जोड़ना, न्यू इंफॉर्मेशन को जोड़ना। ठीक है, ये क्या हो गया, एसिमिलेशन। जैसे एसिमिलेशन समझने के लिए आप समझिए कि अगर किसी बच्चे को एक स्कीमाज ये है कि भैया कुत्ता क्या होता है, कुत्ता के बारे में उसको पहले से नॉलेज है, उसको बता रखा है हमने, उसके स्कीमाज में सेट है कि 4 पैर वाला एक जानवर है जो ब्लैक कलर का दिखता है या किसी कलर का दिखता है, वो कुत्ता है। अभी क्या हुआ कि सेम कलर का 4 पैर वाली बकरी भी अगर वहां आ गई, अब उसको लग रहा है कि भाई ये भी तो कुत्ता है, इसको इससे जोड़ दिया कि मेरे पास स्कीमाज है, कुत्ता किसको कहते हैं, बकरी उसमें फिट बैठ रही, हमने बिठा दिया, बोल दिया बच्चा कि ये तो कुत्ता है, बकरी को देख के भी क्या बोल दिया, कुत्ता है। दिस इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, अपने मौजूदा स्कीमाज में जो आपके माइंड में बना हुआ है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई। हाँ जी, दूसरी बात है, दूसरा क्या है, एसिमिलेशन होता है उसके बाद होता है, इसको अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। एसिमिलेशन होने के बाद होता है इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, संतुलन और असंतुलन। अब देखिए, जब आप एसिमिलेशन करते हैं यानी न्यू इंफॉर्मेशन को स्कीमा से जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपने सही ही जोड़ा है, या बच्चे के संदर्भ में बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चे ने सही इंफॉर्मेशन ही जोड़ा है। क्योंकि अभी हमने देखा कि वो कुत्ता को कुत्ता वाले स्कीमाज में बकरी को जोड़ दिया कि बकरी भी जो है वो कुत्ता है, ऐसा उसको लगा, पर ये तो गलत है ना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस है। तो अब वो डिफरेंसेस बताने के लिए उसको कोई आदमी लगेगा, चाहे वो टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, जिसको कि वाइगोत्स्की ने एम के वो कहा है मोर नॉलेजेबल अदर्स की जरूरत पड़ेगी, जो इसको बताएगा बच्चे को कि बाबू ये जो अभी दिख रहा है ये कुत्ता नहीं बकरी है। क्यों बकरी है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ थोड़ी अलग होती है, कुत्ता खाना अलग खाता है, बकरी अलग खाना खाती है, दोनों के शारीरिक ढांचे में भी थोड़ा डिफरेंस है। तुम देखो इस तरीके का मुंह होता है बकरी का, कुत्ते का इस तरीके का मुंह होता है, ये बताना पड़ेगा। तो ये संतुलन और असंतुलन यही है कि आपने जो एसिमिलेट किया है वो सही इंफॉर्मेशन एसिमिलेट किया है कि नहीं। अगर सब चीज सही है, आपने देखा कि एक कुत्ता था, आपने दिखाया था, वो दूसरा कुत्ता देखा थोड़ा बहुत डिफरेंट था, कलर अलग था, दूसरा कुत्ता कुत्ता सेकंड देखा उसने, दूसरा डॉग को देखा और उसने देखा कि नहीं भैया ये भी कुत्ता ही है, तो यहां तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ नहीं, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो वो हो गया समायोजन, उसके माइंड में बन गया कि हाँ अलग अलग कलर के कुत्ते हो सकते हैं। पर अगर डिसइक्विलिब्रियम हुआ यानी कि उसने बकरी को कुत्ता समझ लिया, तो इसको पहले डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, उसको डिफरेंसेस बताना पड़ेगा। कौन बताएगा, टीचर पेरेंट्स या कोई उससे ज्यादा जानकार व्यक्ति। और वो जब बताएगा तभी वो चीज उसके स्कीमाज में सेट होगा और एकोमोडेशन होगा, स्कीमाज में बदलाव होगा।
हाँ, तो अब पूछा जाता है कई बार आपसे कि एकोमोडेशन क्या है। तो एकोमोडेशन क्या है, अगर ये जब जानना होगा आपको, तो एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन है स्कीमाज में चेंज इन स्कीमाज। ठीक है, चेंज इन स्कीमाज है एकोमोडेशन, और एसिमिलेशन स्कीमाज में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना। यहां लिख दे रहा हूं, स्कीमाज प्लस न्यू इंफॉर्मेशन। मौजूद स्कीमाज में न्यू इंफॉर्मेशन का ऐड होना एसिमिलेशन, और चेंज इन स्कीमाज एकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या है, तो ये आपने समझ लिया कि अगर एसिमिलेशन सही हुआ है तो इक्विलिब्रियम हुआ, अगर सही नहीं हुआ है तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ। यहां तक मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत है। अब आप एसिमिलेशन ध्यान रखिएगा, स्कीमाज प्लस न्यू इंफॉर्मेशन, एकोमोडेशन, चेंज इन स्कीमाज। यहाँ इस ग्राफ के थ्रू भी बताया गया कि अगर एसिमिलेशन है तो इक्विलिब्रियम होगा तभी एकोमोडेशन होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, डिसइक्विलिब्रियम हो गया तब तो दिक्कत हो गया, उसको बदलना पड़ेगा, आपको इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई, उम्मीद है कि आ गई। अगर नहीं समझ आएंगी तो आप कमेंट में बताइएगा, हम दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। आगे है, अब इन दो बातों को पढ़ने के बाद अब इनका स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसमें इन्होंने जनरली 4 स्टेजेस दिए। कितने स्टेजेस दिए हैं? 4 स्टेजेस दिए। इन 4 स्टेजेस के नाम क्या क्या है, पहले तो नाम आपको ध्यान रखना है। सेंसरी मोटर, जिसको हिंदी में संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, नाम आप थोड़ा देख लीजिएगा हिंदी में। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आप प्री ऑपरेशनल देख सकते हैं यहाँ, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आराम से धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, ये एज रेंज आपको याद रखना है। एज रेंज सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 प्लस, 12 प्लस नहीं 12 या 12 प्लस ऐसा लिखा रहता, या जनरली 11 प्लस बोल देते हैं, ये फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, हर एक स्टेज की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, किस स्टेज में क्या क्या होता है, ये बहुत अच्छे से जिन प्याजे ने बताया था। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे। तो सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष वाला, 0 to 2 years। इसमें बच्चा जो है सब चीज फिजिकल इंटरेक्शन से सीखता है। बच्चा टच करके सीखता है, देख के सीखता है, हाँ, हर तरीके से बच्चा सीखता है यहाँ फिजिकल इंटरेक्शन से। इस स्टेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में अचीव हो जाता है लास्ट होते होते। ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या, जिसे हिंदी में वस्तु अस्थायित्व कहते हैं शायद। यस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस वो है कि कोई भी वस्तु एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, अगर वो सामने नहीं भी है तो, परसेप्शन से सामने नहीं भी। यही वजह है कि अगर आपने बच्चे को खिलौना दिखा दिया, हाँ जी, खिलौना दिखा दिया और बाद में आप छुपा दो, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को लगा कि अरे गायब हो गया, नहीं, वो रोने लगेगा। उसको पता है कि ये ऑब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे सामने नहीं है। ठीक है, ये शुरुआत में नहीं होता है, शुरुआत में बच्चे को आप मूर्ख बना सकते हो, पर इस स्टेज के एंड होते होते, कब तक? एंड होते होते ये बात उसको समझ आ जाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, अगर ये छिपाया है तो पीछे कहीं तो रखा होएगा, अभी मैं रोऊंगा मिल जाएगा ये सामान हमको। सही है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज तक आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व इस स्टेज तक आ जाता है। और सेंसरी मोटर स्टेज में यही एक पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका मीनिंग क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, और दूसरा ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सेंसरी मोटर स्टेज में इतना ही। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेज है 2 से 7 साल वाला। 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारी चीजें हैं और सबको आपको ध्यान से याद रखना है कि किसमें क्या है। एक तो वर्डिंग आपको ध्यान रखना है, वर्डिंग कई बार बदल भी जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो अलग अलग वर्ड्स भी देख लेंगे उस हिसाब से, पर फिलहाल आपको वर्ड्स और उसके मीनिंग ध्यान रखना है। सबसे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज में कहे तो यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस अवस्था में
भाषा बहुत तेजी से विकास करता है। आपको ध्यान रखना है कि वो अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, भाषा का तीव्र विकास यानी रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। दूसरा, बच्चे सिंबल्स कब यूज करने लगते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में थिंकिंग जो है ईगोसेंट्रिक होता है, इंट्यूटिव थिंकिंग होता है और सेंट्रेशन थिंकिंग होता है। इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है वो समझिए। सबसे पहले ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का क्या मीनिंग है आप समझते चलेंगे। ईगोसेंट्रिक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि बच्चे को लगता है कि जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, हाँ, जो मुझे लग रहा है वो सारी चीजें सबके लिए भी समान है। जो मैं महसूस कर रहा हूं सब वही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक का सिंपल सा मीनिंग यही है कि बच्चे को लगता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सबको ही अच्छा लगेगा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई 3-4 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके पापा का बर्थडे आया है, तो वो गिफ्ट में क्या पैक करा के दे रहा है? वो एक अच्छा सा, वो अपने पसंद का सुंदर सा एक टेडी बियर गिफ्ट कर रहा है पैक करा के। उसे लग रहा है कि ये जितना अच्छा हमको लग रहा है पापा को भी उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मजेदार लगेगा। वो गलत कुछ नहीं कर रहा है, पर उसको पता है, उसको ये समझ ही नहीं है कि नहीं नहीं पापा को अलग पसंद हो सकता नहीं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब यही है कि उसे लग रहा है कि सबको यही अच्छा लगता है, सबको ये टेडी बियर ही अच्छा लगता है। दूसरा, ईगोसेंट्रिक का ही ये एक मतलब ये भी हो सकता है, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, बचपन में आपने भी मे भी फील किया होगा या बच्चों को तो देखते ही होंगे कि बच्चे जब हाइड एंड सीक खेलते हैं, लुक्का छिपी जब खेलते हैं, है ना, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, छुपे हुए होने पे अपनी आंख बंद कर लेते हैं और उनको लगता है कि मैं किसी को नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाले को नहीं देख पा रहा हूं, वो भी मुझे नहीं देख पा रहा होगा। तो ये है ईगोसेंट्रिक, जिसे हिंदी में आत्म केंद्रित कहते हैं। तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आप समझ गए। तो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग किस स्टेज में होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। हाँ, इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या है? इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे तर्क करते हैं। क्या करते हैं? तर्क करते हैं। इंट्यूटिव को हिंदी में अंतः प्रज्ञात्मक कहते हैं, अंतः प्रज्ञात्मक। तो इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे तर्क तो करते हैं, पर यह तर्क जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता है उनके व्यक्तिगत अनुभव पे, उनको जो लग रहा है उस पे। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है तो यही फैक्ट है, यही तर्क है। जैसे क्या कह सकते हैं, वो कार में चल रहे हैं, जा रहे हैं और उनको दिख रहा है कि जो मून है, मून है वो भी साथ साथ चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि कार, मून जो है वो भी ट्रेवल कर रहा है कार के साथ। ये तर्क दे रहे हैं, तो ये इंट्यूटिव थॉट्स है, ये रियल थॉट्स नहीं है, ये लॉजिकल थॉट्स नहीं है। वो लॉजिक पे बात नहीं करते हैं इस स्टेज में। हाँ, इंट्यूटिव थॉट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा बहुत रिलेट करता है ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग से भी, तो इसके बारे में अभी भी देखेंगे आगे। इसके बाद सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? जिसे हिंदी में केंद्रीयकरण कहते हैं। तो सेंट्रेशन से सिंपल मतलब होता है कि बच्चा एक बार में केवल एक ही पहलू देख पा रहा है। समझ रहे? एक ही पहलू देख पा रहा है एक बार में। एक ही पहलू देख पा रहा है मतलब ये कि किसी चीज में मान लीजिए 2 ग्लास है, एक थोड़ा चौड़ा है और एक थोड़ा पतला है पर वो लंबा होगा। ठीक है, अब उसे दिख रहा है अगर पानी इसमें से इसमें डाला जाए या दोनों में पानी रखा जाए, तो वो बस लेवल देख के बताएगा कि भैया जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा है। वो दूसरा पहलू देख ही नहीं रहा है कि नहीं, एक जो है ग्लास पतला है थोड़ा और एक जो है मोटा है, वो नहीं देख रहा है, वो केवल एक पहलू देख रहा है। तो ये सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, दूसरी और भी एक एग्जांपल बच्चों के लिए हो सकती है, बच्चों के संदर्भ से हो सकती है सेंट्रेशन में। अगर कभी देखेंगे आप, ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे को आपने उसके पास 10 रुपए का कड़क नोट है, ठीक है, एकदम कड़क नोट है 10 रुपए का, और आप उसको उसको एक्सचेंज करने को बोलो 20 रुपए के थोड़े वो होते हैं ना, थोड़े गंदे नोट के साथ, हल्के गंदे नोट
मतलब पुराने नोट के साथ, गंदा लिखना सही नहीं होगा, पुराने नोट के साथ, तो वो नहीं एक्सचेंज करेंगे। उन्हें लग रहा है कि नहीं ये नया है, चमक रहा है, ये अच्छा है, वो इसके वैल्यू तक सोच ही नहीं रहे कि नहीं नहीं 10 रुपया कितना भी नया हो ये सिर्फ 10 रुपया है, 20 रुपया पुराना होके भी 20 रुपये की वैल्यू मिलेगी, नहीं, उसे दिख रहा है कि 10 रुपया वाला नया है, एकदम साइन कर रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा है, यही अच्छा है, हमको एक्सचेंज नहीं करना है। दिस इज सेंट्रेशन, कि एक बार में एक ही पहलू देखना, दैट थिंग इज सेंट्रेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सही। इसके बाद अगला बात करते हैं, अगला है ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग का मतलब यह है कि रॉन्ग काउजलिटी, काउजलिटी का मतलब है कि ये काउज एंड इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउज एंड इफेक्ट जो है इसको बोलते हैं। तो यहाँ बच्चा जो है रॉन्ग परसेप्शन बना लेता है काउज एंड इफेक्ट का, हाँ, गलत कारण और प्रभाव का संबंध बना लेता है। जैसे यहाँ पे काउज एंड इफेक्ट बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है पर अच्छे से समझ आता नहीं है, तो वो गलत रीजनिंग करने लगता है, इसी को ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि उसे सिंपल लग रहा है कि भैया हवा चल रहा है, मतलब हो ये रहा है कि हवा चल रहा है तो पेड़ हिल रहा है, पर उसे ये लग सकता है कि नहीं पेड़ हिल रहा है, हाँ हिल रहा है, इसलिए हवा चल रहा है, इसलिए हवा चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। किसी भी दो चीजों को रिलेट कर लिया, उनको लग रहा है कि आज मैं छत पे घूम रहा था इसलिए बारिश हो गई, आज मैम ने साड़ी पहन के आई, मतलब आज मैम साड़ी पहन के आई है इसलिए टेस्ट हो रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसी रीजनिंग को वो जोड़ देता है जो लॉजिकल नहीं है, यानी गलत है कारण, गलत है तर्क, लेकिन वो जोड़ देता है, ठीक है। तो काउज एंड इफेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है। दूसरा है एनिमिज्म, एनिमिज्म जिसे जीववाद कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एनिमिज्म बच्चे में इसी स्टेज में रहता है, सब प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं अभी तक, जितने टर्म आए हैं टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। तो जीववाद क्या होता है आप समझिए, बच्चे को निर्जीव चीजें भी सजीव जैसी प्रतीत होती हैं, सजीव दिखती हैं। जैसे उसे लगता है कि देखो चांद हंस रहा है, पेड़ को मत काटो पेड़ रो रहा है, ठीक है, कोई मुस्कुरा रहा है। तो जैसे मूर्ति अगर रखी है उसे दिख रहा है कि अरे नहीं मूर्ति रो रही है, ठीक है, कोई मूर्ति बनी हुई है वो रो रही है। ये सब जीववाद के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या क्या बच्चे नहीं समझ पाते हैं पूरी तरीके से, ये टर्म भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। इसमें कंजर्वेशन नहीं बच्चे को समझ आता है बहुत अच्छे तरीके से। कंजर्वेशन में भी क्या, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन तो यहां नहीं होता, इसीलिए तो हमने बताया कि सेंट्रेशन होता है, डिसेंट्रेशन नहीं होता है, दैट मीन सेंट्रेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के वो है, अपोजिट है ना। डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण, हिंदी में लिखा होगा कहीं यहाँ, यस, विकेंद्रीकरण। यहां बच्चे एक डिसेंट्रेशन अगले स्टेज में होगा, अभी पढ़ेंगे, जब बच्चे एक के बजाय कई पहलुओं पे एक साथ सोच पाते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, सॉरी, कि 2+3 उसको 5 समझ आ रहा है, पर 5-3 = 2 होगा ये समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा, ये तो ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन या जो भी है, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन आदि इस स्टेज तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज तक बच्चे को समझ नहीं आती है। काउज एंड इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ नहीं आती है, बहुत अच्छे से नंबर, वेट और स्पीड का ज्ञान इस स्टेज तक नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गई है, हाँ जी, ठीक है। अगले पे बात करते हैं। अगला स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एज ग्रुप कहां से कहां तक, 7 से 11 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। यहां बच्चे की थिंकिंग जो है लॉजिकल हो जाती है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स तक लेकिन लिमिटेड रहती है। यहाँ पे लॉजिकल हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। एब्स्ट्रैक्ट होती है अगले स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल में, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हाइपोथेटिकल हो जाता है। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होता है पर ये लिमिटेड रहता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक। अब जो पिछले स्टेज में नहीं समझ पाया था बच्चा ये सारी चीजें, ये अब यहां समझ आने लगी। कंजर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से वो समझने लगा, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, डिसेंटरिंग क्या होता है, सीरिएशन क्रमबद्धता वो अच्छे से समझने लगा कि जब छोटे से बड़े वे में क्रम में लगाना हो बच्चे को,
हाँ जी, ये सारी चीजें इसे समझ आने लगी। पजल कोई खेलना हो तो किस क्रम में चीजें रहेंगी, ये सब इसको समझ आने लगी। लॉजिकल काउजलिटी इसको बहुत अच्छे से समझ आने लगी। काउज एंड इफेक्ट अब अच्छे से समझ आ रहा है कि बारिश हुई है इसलिए सड़क गीला है, न कि सड़क गीला है इसलिए बारिश हुई है। ऐसा नहीं है, अब बच्चे को साफ साफ समझ आ रहा है। ठीक है, ये बातें ठीक है। अगला है ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी का मतलब ये है, इसको हिंदी में देखते चलिएगा, आप सब सामने सामने हमने लिख रखा है कौन क्या है। तो ट्रांजिस्टिविटी का मतलब है बच्चा यहाँ ये भी समझने लगता है कि ए इक्वल्स टू बी, या इक्वल नहीं ऐसा समझ सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी। ये वाला जो रिलेशन है कि अगर ए जो है इससे बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, दैट मीन्स ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये वाली रिलेशनशिप को ही ट्रांजिस्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं, और ये यहाँ पे बच्चे समझने लगते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस अच्छे से समझ आने लगते हैं, प्लस जो प्लस माइनस जोड़ घटाव, और ईगोसेंट्रिज्म जो है ये रिड्यूस होता है, खत्म नहीं होता है पूरी तरीके से। खत्म तो अडल्टहुड तक नहीं होता है ईगोसेंट्रिज्म, हम में से सबके पास थोड़ा बहुत होता है, पर हाँ यहाँ पे रिड्यूस होने लगता है। ये वाली चीज जो है, यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म ज्यादा होता है। कहाँ पे पढ़े थे, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग ज्यादा होता है, यहाँ आते आते ये रिड्यूस हो जाता है काफी ज्यादा। तो इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इतनी ही चीजें हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ, कंजर्वेशन को हिंदी में परिमाण स्थिरता, संरक्षण की अवधारणा या मात्रा स्थायित्व कहते हैं, समझ रहे। रिवर्सिबिलिटी बच्चे को अच्छे से समझ आता है, डिसेंट्रेशन अच्छे से समझ आता है, सेरिएशन, लॉजिकल कॉजलिटी एंड ट्रांजिस्टिविटी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारी चीजें समझ आता है, और ईगोसेंट्रिज्म जो है यहाँ रिड्यूस हो जाता है। 7 से 11 साल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 प्लस वाला, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, एक तो कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाता है, सिस्टेमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक सारे एडल्ट्स नहीं पहुंच पाते हैं, यहां तक हर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो चीजें होती है जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्कूलिंग एंड एजुकेशन से। अगर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन अच्छा है तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, आप ज्यादा चीजें एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोच पाएंगे। ठीक है, हाइपोथेटिकल बहुत ज्यादा हो पाएंगे। तो ये 4 स्टेजेज इसमें पढ़ना था। ठीक है, एक चीज जो मैंने ऊपर वाले स्टेजेज में छोड़ दिया है, एक तो कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ऐसे सीटेट में वो आएगा भी नहीं, DSSB में आता है। सेंसरी मोटर स्टेज को फर्दर 6 सब स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, 6 सब स्टेजेज में बांटा गया है, उनका नाम यहां मैं नहीं बता रहा, क्योंकि एक तो कि वो बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, और सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे आपसे कि कितने सब स्टेजेज में बांटा गया है। तो 6 सब स्टेजेज में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा ये जो है प्री ऑपरेशनल, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 सब स्टेजेस। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमने पूरा आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा अलग से मैं एक MCQ का वीडियो आपको लाके दूंगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाएंगे, लगभग मैं 40 से 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, चाहे किसी भी टेट एग्जाम्स में अभी तक आए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सीटेट का है, उसी तरीके से लिख के, चाहे वो सीटेट का हो, रीट का हो, हाँ अभी झारखंड टेट आने वाला है तो झारखंड टेट से रिलेटेड हो, यूपी टेट का हो, ठीक है, हरियाणा टेट का हो, कहीं का किसी भी टेट का, हम लोग हर एक टेट के जो भी PYQs होंगे वहां से ढूंढ ढूंढ के आपको जीन पियाजे एकदम टॉपिक वाइज जीन पियाजे से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चंस, जितने मैक्सिमम मैं ला पाऊं उतने क्वेश्चंस का एक MCQ का वीडियो भी आपको आने वाले 1-2 दिनों में मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शिक्षक संकल्प को, और फिलहाल हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, हम लोग देखते चले। तो पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके खुद से आंसर दे दीजिएगा, बाकी हम लोग यहाँ पढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड, किस स्टेज में कंजर्वेशन अचीव होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में
अचीव्ड हो जाता है। प्री ऑपरेशनल में इसी के बारे में आप ऊपर देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में यही लिखा था कि नो फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का यहाँ पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। ये कहाँ अंडरस्टैंडिंग हो पाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सही, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा जरूर है पर आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन विथ अंडरस्टैंड काउज एंड इफेक्ट। यहाँ पे बड़ा ध्यान से आपको टर्म्स को देखना है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये भी है येलो से ही लिखा हुआ। तो यहाँ काउज एंड इफेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कब बच्चे अच्छे से समझने लगते हैं? प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल? समझ लीजिए, relationship and use mental operation to classify object but their thinking is still limited to concrete objects। यहां तो दो दो हिंट दे दिया, concrete objects तक लिमिटेड concrete ऑपरेशन, काउज एंड इफेक्ट अच्छे से समझने लगता है concrete ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में काउज एंड इफेक्ट अच्छे से नहीं समझ पाता है, तभी तो वहां हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चे गलत रीजन्स को जोड़ देते हैं। आप देखेंगे, फिर से हम लोग लेके चलते हैं। प्री ऑपरेशन में यहाँ पे काउज एंड इफेक्ट नहीं समझ पाते, नॉट अंडरस्टैंडिंग में, जिसकी वजह से इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, रॉन्ग काउजलिटी जिसको बोलते हैं। सही, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। फिर है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल फॉर अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग, देखिए अप्लाइंग लॉजिक इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का मतलब ही वही हो गया जो हम लोग पढ़ रहे थे, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, वो जरूरत पड़ती है और वो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जटिल समस्याओं का समाधान करने में जो तर्क लगेगा वो किस में आएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सही, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स, अनुकूलन में क्या क्या शामिल है? रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट, एसिमिलेशन एकोमोडेशन, ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन, सॉरी इमिटेशन। तो ये है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, आपको पता है। फिर से याद दिला दूं, एसिमिलेशन क्या था? स्कीमाज में नया इंफॉर्मेशन जोड़ना। एकोमोडेशन क्या था? स्कीमाज में बदलाव करना। ठीक, एचटेट का क्वेश्चन देखिए मिल गया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का लक्षण नहीं है? रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, सेरिएशन या इंट्यूटिव थॉट्स? बहुत ध्यान से देखिएगा। रिवर्सिबिलिटी उसी में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ही। रिवर्सिबिलिटी आती ही कंजर्वेशन वाले में है। रिवर्सिबिलिटी मतलब कंजर्वेशन। क्रमबद्धता ये भी आता है इसी में। क्या नहीं आता है? तो इंट्यूटिव थॉट्स। ये किस में आता है? ये आता है प्री ऑपरेशनल में। हाँ जी, प्री ऑपरेशनल, ये लगा दो। प्री ऑपरेशनल में इंट्यूटिव थॉट्स या इंट्यूटिव थिंकिंग आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जुलाई 2022 वाला। एक छोटी बच्ची को लगता है कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यह किसका उदाहरण है? समझिए, उसको लग रहा है हर एक 4 पैर वाला जानवर जो है वो कुत्ता है। तो ये हमने बताया कि ये एसिमिलेशन के कारण हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। उसको एक बस थॉट पता चल गया है कि 4 पैर वाले जानवर कुत्ते हैं, दैट मीन्स उसे हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता ही लग रहा है। ये एस्टिमुलेशन है। एकोमोडेशन कब होगा? जब उसे ये डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, कि नहीं सामने 4 पैर वाली बकरी भी हो सकती है, गाय भी हो सकता है, अलग अलग कई जानवर हो सकते हैं। डिसेंट्रेशन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है ये हमने बता दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे चैनल शिक्षक संकल्प को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कई लोग लाइक भी नहीं करते। बाकी हम लोग इसके एमसीक्यू के साथ आपको 1-2 दिनों में हाजिर मिलेंगे। इसके अलावा सीटेट के सारे इंपॉर्टेंट सीडीपी के टॉपिक आपको इस चैनल पे धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम से पहले तक कराने का पूरा कोशिश करेंगे। सही, इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे मैथ्स भी। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, लाइक कि हाँ अच्छा है, काफी ठीक ठाक है। तो मैथ्स भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोज या जितने सिलेबस में है उतने वीडियोज मैथ्स के लिए भी हम लोग करें।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।